हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 11 कर रहे हैं, रेबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडियंस ने अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। मैंने आपको बताया था कि इस म्यूटनी से वैसे तो इंडिया का हर इंसान जो था, हर वर्ग जो था वो नाराज़ था, लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो सैनिकों की तरफ से हुई थी, सोल्जर्स की तरफ से हुई थी। और सोल्जर्स की तरफ से क्यों हुई थी, इसको फैलाने में एक र्यूमर ने जो था, एक अफवाह ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। मैंने आपको बताया था कि 1856 में न्यू राइफ़ल्स मंगवाई गई थी, जिनमें जो कॉटेजेस फिल करने होते थे उन्हें मुंह से छिलना पड़ता था। तो उस टाइम एक र्यूमर फैल गई थी कि दीज कॉटेजेस वर कॉटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड स्वाइन, कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। बेटे उस टाइम आर्मी में हिंदू और मुसलमान सिपाहीज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और गाय जो थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी गई थी, और सूअर का मांस खाना मुसलमान अच्छा नहीं समझते हैं। तो इससे उनको ये लगा कि हमारा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, और इसलिए वो ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए जो थे वो तैयार हो गए। और एक र्यूमर ये भी फैल गई कि मार्केट में जो फ्लोर आ रहा है, यानी जो आटा आ रहा है, उसमें जो है वो इन गाय और सूअर की जो बोन्स हैं उनका मिक्सचर जो है वो मिला हुआ है। तो इससे भी जो लोग थे वो डर गए थे, और इससे इंडियंस को ये लग रहा था कि अंग्रेज़ जो हैं वो उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनाना चाह रहे हैं, उनके धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये र्यूमर्स वर बिलीव, इट वाज थॉट दैट इट वुड करप्ट द रिलीजन एंड कास्ट ऑफ बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। और ये डर उनके मन में बैठ गया था कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनको ईसाई बनाना चाहते हैं। अब इसके पीछे क्या था, क्यों वो ऐसा सोच रहे थे? ऐसा वो इसलिए सोच रहे थे कि बेटे अंग्रेज़ों ने भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। वो भारतीय समाज को सुधारना चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट्स, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जैसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए थे। उन्होंने तो अपनी तरफ से इंडियन सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करने की कोशिश की थी, इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडियंस को ये लग रहा था, क्योंकि इंडियंस ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, अंधविश्वासी थे, तंग विचारों के थे, उनको लग रहा था कि पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, स्कूल, कॉलेजेस इस्टेब्लिश करके ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनको जो है वेस्टर्न कल्चर में जो है वो रंगने की कोशिश कर रहे हैं, उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टाइम ब्रिटिशर्स ने सती सिस्टम को जो था वो एबॉलिश किया था। सती व्यवस्था आपको पता ही होगी कि किस तरीके से जब किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो उसे उसके हस्बैंड के साथ जिंदा जो था वो जला दिया जाता था। तो इस सिस्टम को जो था इस पे रोक लगाने के लिए जो था लॉज बनाए गए थे। और उस टाइम इंडिया में ना विडोज़ को रीमैरिज करने का राइट नहीं था। तो विडोज़ को रीमैरिज करने के लिए भी जो था उनको अलाउ करने के लिए भी बहुत सारे लॉज बनाए गए थे, नए कानून बनाए गए थे। तो इससे जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो इंडियंस थे उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको वो अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए भारतीयों को जो था वो लग रहा था कि अंग्रेज़ उनके लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी जो थी, ईसाई प्रचारक भी जो थे, वो मिशनरीज़ भी जो थी वो अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर रही थी ईसाई धर्म को फैलाने के लिए। तो इन सब बातों के कारण जो था इंडियंस को ये लग रहा था कि ये सब जो प्रिडिक्शंस हो रहे हैं या जो र्यूमर्स फैल रही हैं वो बिल्कुल ठीक फैल रही हैं।
तो इसलिए लोग जो थे इन र्यूमर्स के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी जो थे वो बिलीव करते जा रहे थे, उन पर ट्रस्ट करते जा रहे थे। चाहे ब्रिटिशर्स के मन में ऐसा नहीं हो तो भी इंडियंस जो थे वो उनको गलत ही समझ रहे थे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे। तो हेडिंग है रिबेलियन एंड लीडर। बेटे ये विद्रोह जो था वो 10 मई 1857 को जो था वो स्टार्ट हो गया था। मेरठ से शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये रिवोल्ट जो था वो पूरे देश में फैलता चला गया। तो इस रिवोल्ट के लिए जो विद्रोही थे, जो म्यूटनर्स थे, वो समझते थे कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। ऐसे लीडर्स जो हैं, अगर लीडर्स ठीक होंगे तो उनके लीडरशिप में हमारा विद्रोह अच्छे से फैल सकेगा। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को अपना नेता बनाया जो अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के लीडर रह चुके थे। So gradually this rebellion started spreading all over the country. All the rebels formed a good organization to spread this rebellion all over the country. They made such people their leaders who used to be the main leader before the British. उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि म्यूटनर सबसे पहले दिल्ली के लाल किले में ही गए थे और उन्होंने मुग़ल बादशाह जो कि पूरे भारत के बादशाह थे, उन बहादुर शाह जफ़र से जो था इस विद्रोह का नेता बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसे बहादुर शाह जफ़र ने एक्सेप्ट किया था। इसके बाद कानपुर में नाना साहिब बने थे, बिहार में कुंवर सिंह बने थे। इन नेम्स को बेटे अच्छे से याद कर लेना, ये 1 मार्क में आएंगे। अवध में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और बहुत सारे एरियाज़ में कुछ लोकल लीडर्स भी जो थे वो सामने आए थे, जिन्होंने लोगों को इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार किया था। जैसे उत्तर प्रदेश के बरोत में शाहमल थे, लोकल लीडर्स सच एज शाहमल इन बरोत, और सिंहभूम में जो आदिवासी थे उनका कोल नाम का एक कबीला था, ट्राइबल पीपल थे। उनका जो था नेतृत्व, उनका जो लीडरशिप थी वो एक ट्राइबल लीडर था गोलू, उसने की थी। इसी तरीके से कुछ स्थानों पर जो धार्मिक नेता थे उन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व किया था। जैसे मेरठ से बार बार खबर आ रही थी कि एक हाथी पर बैठकर एक फ़कीर आता है और सैनिक उसे बार बार मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो था लीडर्स जो थे वो इस रिवोल्ट को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जो विद्रोही थे उन्होंने न्यू लीडर्स क्यों नहीं बनाए थे, उन्होंने पुराने शासकों से ही क्यों रिक्वेस्ट की थी, उन्हीं के पास क्यों गए थे। सबसे पहले कि इन लीडर्स की जो इमेज थी वो बहुत अच्छी थी, लोग इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे और ये एंथुसिज्म का भी जो था प्रतीक थे, इनमें जोश था। अगर इनमें जोश होगा तो इनके अंदर जो लोग हैं उनमें जोश अपने आप आएगा। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस था और इनकी लीडरशिप एबिलिटी, नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी थी। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, ये देखो ये मैं आपको लीडर्स दिखा रही हूँ जो कि 1857 के लीडर्स थे। ये बहादुर शाह जफ़र हैं फर्स्ट नंबर पे, इसी तरीके से सेकंड नंबर पे रानी लक्ष्मीबाई हैं। पेशवा बाजीराव के बेटे जो हैं वो नाना साहिब हैं, ठीक है। तांत्या टोपे हैं, नवाब वाजिद अली शाह हैं। तो ये कुछ लीडर थे। जैसे ये अवध के पेशवा बाजीराव की जो थी वो वाइफ थी बेगम हजरत महल, इन्होंने क्रांति की बागडोर संभाली थी। ये नाना साहिब थे, ये रानी लक्ष्मीबाई थी और ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो इनके बारे में ही अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। तो पहले हम बैक लेते हैं कि और इसमें हम देखते हैं कि जो था ये विद्रोह किस तरीके से लोकल लोगों ने भी इसमें पूरा साथ दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिवोल्ट इन अवध। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी हम आज हाफ़ ही करेंगे, हाफ़ हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अवध
में ये जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, वो सबसे ज़्यादा हुआ था। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रांत ने इस रिवोल्ट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, दैट इज़ अवध। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अवध के लोगों ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट क्यों किया था, अवध को क्यों मिलाया गया था। तो अवध जो था वो 1856 तक पूरा हिंदुस्तान जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था एक्सेप्ट अवध। तो अवध को ये क्यों अनेक्स नहीं कर पाए थे, ये मिला क्यों नहीं पाए थे। तो 1801 में अंग्रेज़ों ने अवध पर सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस जो था वो थोप दिया था। आपको मैंने बताया था कि सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी और सहायक संधि में ये कहा गया था कि जो भी राजा इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करता था, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था, उसे अपने खर्चे पर एक अंग्रेज़ी सेना अपने दरबार में रखनी होती थी। अंग्रेज़ों से पूछे बिना किसी से भी वो युद्ध या संधि नहीं कर सकता था और अपने दरबार में एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट रखना पड़ता था, उससे पूछकर हर काम करना पड़ता था। तो 1801 में अवध ने ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी अलायंस को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी आर्मी को ख़त्म कर दिया था। अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपनी आर्मी जो थी वो इस्टेब्लिश की थी और उसका पूरा जो कंट्रोल था उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। द ब्रिटिश established their army in Awadh and took complete military control. Gradually, the British increased their influence on Awadh and in 1856 removed Nawab Wajid Ali Shah from the rule, saying that the king should rule properly. And the general public does not like them, but this thing was absolutely wrong. अब क्या था कि 1801 में उसने सहायक संधि एक्सेप्ट कर ली थी, सेना ख़त्म कर दी थी और अंग्रेज़ों ने उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो इससे भी जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। वो तो पूरे के पूरे अवध को ही अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। अब वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि क्या बहाना लगाया जाए। तो उन्होंने 1856 में ये बहाना लगा दिया, ये एक्सक्यूज़ दे दिया कि यहाँ का जो नवाब है वाजिद अली शाह, वो लोकप्रिय नहीं है, लोग उसको प्यार नहीं करते और वो ठीक से शासन नहीं चला रहा है। तो उसके ऊपर कुशासन का जो है आरोप लगाकर उसके राज्य को जो था वो ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स्ड कर लिया गया, मिला लिया गया। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल गलत थी। अवध के लोग अपने नवाब वाजिद अली शाह को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो यहाँ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह को जो था अवध को छोड़कर जो था कलकत्ता भेज दिया था। तो जब वो अवध को लखनऊ को छोड़ रहे थे, अवध की कैपिटल लखनऊ थी, तो जब वो लखनऊ को छोड़ रहे थे तो लोग उनको रोकते हुए जो थे उनके पीछे पीछे कानपुर तक गए थे। तो यहीं से हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अपने नवाब को इतना प्यार करते हैं, वो भला अपनी प्रजा में लोकप्रिय कैसे नहीं था। तो इससे पता लगता है कि अंग्रेज़ों ने कितना गलत जो था उसके ऊपर जो था वो आरोप लगाया था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। ठीक, तो नवाब वाजिद अली शाह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नवाब थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्ज़ा क्यों किया था, क्यों मतलब वो अवध को लेना चाहते थे। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से समझ लेना कि भारत में किस राज्य के ऊपर कुशासन का जो था वो आरोप लगाकर उसको जीत लिया गया था। तो दैट इज़ अवध। ठीक है, माल प्रैक्टिसेस का उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अंग्रेज़ों ने अवध पर कैप्चर क्यों किया था। तो सबसे पहले उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी था, तो जिसने कि लेफ्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। तो उसने ये एक बार खुद कहा था कि अवध का साम्राज्य एक चेरी के रूप में है, ठीक है, और एक दिन ये हमारे मुंह में ज़रूर गिरेगा। तो ये 1 मार्क में आ सकता है कि ये वर्डिंग किसके थे। तो ये वर्डिंग लॉर्ड डलहौज़ी के थे और किसके बारे में थे, अवध के बारे में थे।
अब ऐसा उन्होंने क्यों किया था? बेटे 1850 तक ना पूरा भारत जो था, जैसे मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, अंग्रेज़ों ने इन सब को जीत लिया था। पूरा भारत उनके अंडर आ चुका था सिवाय कि 1856 को, अवध को। अवध को मिलाए जाने से उनकी जो साम्राज्य था वो कंप्लीट हो जाना था। दैट्स वाई दे वर सो मच इंटरेस्टेड इन द एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि टिल 1850 ऑल द मेजर रीजन्स लाइक मराठा लैंड, दोआब, कर्नाटका, पंजाब एंड बंगाल वर conquered. The annexation of Awadh in 1856 completed the territorial destruction that had begun to century earlier with the annexation of Bengal. बंगाल से उनकी जीत शुरू हुई थी और अवध पर ख़त्म हो रही थी। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। तो अंग्रेज़ वैसे भी भारत में सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे, कोई यहाँ पर लोगों को ऊपर भला करने के लिए नहीं आए थे। उनको पता था अवध की जो मिट्टी है वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए अवध जो को ये अपने अंडर करना चाहते थे, ताकि यहाँ पर इंडिगो और कॉटन की जो है वो कल्टीवेशन करा के, एग्रीकल्चर करवा के वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। साथ ही साथ वो इस एरिया को नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में डेवलप करना चाहते थे। दैट्स वाई दे वर सो मच इंटरेस्टेड इन द एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है। तो ये आज का बेटा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।